Hello, good morning to all of you. Our today's topic is examples of natural selection. Examples of natural selection. बेटा ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. काफी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं इसमें से नीट के थ्रू भी बने हैं लास्ट ईयर्स में, और बोर्ड का भी ये फेवरेट टॉपिक है, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. यस, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंदर हम सबसे फर्स्ट लेंगे इसका इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. This is a living example of natural selection. Living example of natural selection. वेलेस और डार्विन दोनों ने जिस बारे में बात करी थी वो क्या था? नेचुरल सिलेक्शन. तो नेचुरल सिलेक्शन taught by both वेलेस एंड डार्विन. दोनों एक ही कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि कोई भी वेरिएशन जो नेचर में आता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, जो भी बेनिफिशियल वेरिएशन होगा उसको नेचर क्या करती है? सेलेक्ट करती है. तो बेनिफिशियल वेरिएशन जो है उसको कौन सेलेक्ट कर रही है? नेचर. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन. डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन. बेसिकली ये एग्जांपल कहाँ देखा गया था? ये एग्जांपल देखा गया था इंग्लैंड के सबरब रीजन्स में. सबरब रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जो सिटी के बाहर वाला जो एरिया होता है, उन रीजन्स को हम क्या कहते हैं? सबरब रीजन्स. तो ये इंग्लैंड के सबरब रीजन जो था वहां पर देखा गया. और बेसिकली जो देखा गया है किसके ऊपर? दैट इज एन इंसेक्ट, मॉथ, बिस्टन बिस्टुलेरिया. कौन से मॉथ देखा गया? दैट इज इंसेक्ट. और वो कौन सा इंसेक्ट था? मॉथ. मॉथ वो एनिमल्स होते हैं, आपने देखा होगा बटरफ्लाई शेप एनिमल्स जो होते हैं, जो रात के टाइम आप देखते हो कि लाइट से अट्रैक्ट होकर आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मॉथ्स. ये मॉथ जो है ब्यूटीफुल नहीं है, हमेशा ग्रे कलर के, ब्लैक कलर के, क्रीमिश कलर के जो है इस तरह से जो है ये नजर आते हैं आपको. ठीक है ना, आप इनको पहचानते हो. ओके, एंड दैट मॉथ साइंटिफिक नेम वाज नेम इज बिस्टन बिटुलेरिया. क्या कहते हैं इसको? बिस्टन बिटुलेरिया. तो ये जो बिस्टन बिटुलेरिया है, विच इज ऑल्सो नोन एज पेपर्ड माउथ. क्या कहा जाता है इसको? दूसरा नाम क्या है इसका? पेपर्ड मॉथ, नॉट माउथ, पेपर्ड मॉथ. अब इसकी दो वैरायटीज होती है. कौन सी दो वैरायटी है? एक है ब्लैक कलर और दूसरी है ग्रे कलर. तो दो वैरायटी पाई जाती है इसकी. किसकी? मॉथ की. टू वैरायटी. कौन कौन सी है? एक है ब्लैक और दूसरी कौन सी है? दैट इज ग्रे. अब देखो कैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा और नेचुरल सिलेक्शन वाला प्रोसेस होता है. ये अपन दो पॉसिबिलिटी लेके करेंगे कि पॉसिबिलिटी फर्स्ट में क्या होगा और पॉसिबिलिटी सेकंड में क्या होगा. ठीक है ना, तो इसी को कंटिन्यूशन में रखते हैं. तो हम दो पॉसिबिलिटी देखेंगे, फर्स्ट पॉसिबिलिटी और सेकंड पॉसिबिलिटी. तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि ये लिविंग एग्जांपल इंग्लैंड के अंदर. तो आप देखिए, जब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हम करते हैं, दैट इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी. एक तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी दैट इज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जब तक जो है फैक्ट्रीज वगैरह ज्यादा नहीं हुई थी और एनवायरनमेंट जो था वो कैसा था? पॉल्यूशन फ्री. एंड दैट बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप इसको ले लो 1950s के करीब, सॉरी 1850s के करीब जो है आप इसको ले सकते हैं. ठीक है. एक दूसरी पॉसिबिलिटी जो है, पॉसिबिलिटी टू. पॉसिबिलिटी टू जो है वो हम कब ले रहे हैं? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका. ठीक है. आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन.
आप ये कह सकते हैं कि 1920s की बात में, ठीक है ना, आफ्टर 1920s, क्योंकि 1900 के टाइम ही इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था। तो ये आपके पास एक सिंगल पॉसिबिलिटी है जिसको अपन कंसीडर कर रहे हैं। इस समय जो मॉथ थी उसकी वैरायटी क्या थी, आपको मालूम है, मॉथ की 2 वैरायटी थी, एक ग्रे कलर थी और दूसरी ब्लैक कलर थी। ये कहां पर रेस्ट करती थी, दे रेस्ट, ये जो आपका सपोज करो ये आपका ट्री है, ये बनाते हैं ट्री, ठीक है ना, ये उस समय वहां पर ट्रीज हुआ करते थे, ये ट्री का ट्रंक है, दिस इज व्हाट, ट्री ट्रंक, ठीक है ना। अब देखो ये जो ट्री ट्रंक है, क्योंकि पॉल्यूशन उस समय नहीं था, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं था, जो ऊपर पॉल्यूशन फ्री एरिया होता है, उस पॉल्यूशन फ्री एरिया के अंदर लाइचेंस जो होते हैं, लाइचेंस आप जानते होंगे, लाइचेंस ये क्या करते थे, ग्रो करते थे किसके ऊपर, ट्रंक के ऊपर, ग्रो ओवर ट्रंक। एक चीज और ध्यान रखना, आपके उस वाले लास्ट वाले इकोलॉजी चैप्टर के अंदर भी है, लाइचेंस आर द गुड इंडिकेटर ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट। अगर आपको किसी एनवायरनमेंट के अंदर लाइचेंस की ग्रोथ नजर आती है तो आप समझ जाना कि वो एरिया सल्फर फ्री है, पॉल्यूशन फ्री है, ओके। सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पॉल्यूटेड फ्री एरिया। अब आ जाओ आप कब, जब इंडस्ट्रीज बन चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पर भी मॉथ की कितनी वैरायटी है, वही 2, एक ग्रे और दूसरा ब्लैक। ट्री वही रहेंगे, वही ट्री है जो आपको मालूम है ट्रीज की काफी लंबी एज होती है, कई थाउजेंड्स ऑफ इयर्स होते हैं, तो हम इनको मान के चलते हैं कि 200-300 इयर्स इनकी एज रही हो। ये वही ट्री है जो 1850s में इंग्लैंड के सबर्ब रीजन के अंदर था, और उसी ट्री को हम यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ये ट्री ट्रंक है, लेकिन इसके अंदर अब एक खास चीज क्या हुई है, यहाँ पर लाइचेंस की ग्रोथ नहीं हो रही है। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर लाइचेंस नहीं है, देयर आर नो लाइचेंस, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट कैसा हो गया है, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट हो गया है। तो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर लाइचेंस जो है वो ग्रो नहीं करेंगे। एट दैट टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ था, यहाँ पर हम कार्बन सोर्स किसको यूज करते थे, कार्बन सोर्स वाज क्या था, दैट इज कोल, और जब कोल बर्न होता है तो हाई अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कार्बन, ठीक है ना। तो कार्बन जो है वो इस पर्टिकुलर ट्रंक पे क्या हो गया है, डिपोजिट, ठीक है ना। ये हो गया आपका पूरा ट्री ट्रंक जो है, ये कैसा हो गया, ब्लैक। ये पूरा ट्री ट्रंक क्या हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। इंडस्ट्रीज का सारा पॉल्यूशन जो है इन ट्रंक पर आकर कार्बन का डिपोजिशन की वजह से ये क्या हो गया है, पूरा ब्लैक। अब आप देखिए, अब आप आ जाइए पॉसिबिलिटी फर्स्ट के अंदर। अब पॉसिबिलिटी फर्स्ट के अंदर क्या हुआ है, लाइचेंस है। लाइचेंस कैसे कलर के कर रहे हैं, इसको ग्रे और कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि ये ट्रंक जो है, वास्तव में वैसे तो ट्रंक का कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है, ठीक है ना। लेकिन ब्राउन के साथ साथ अब यहाँ पर क्या है, लाइचेंस की ग्रोथ हुई है, तो हल्का ग्रेइश टाइप जो कलर जो है आपको किसके अंदर मिलेगा, ट्री ट्रंक पे। अब इसके ऊपर कौन से मॉथ बैठेंगे, ये सपोज करो मॉथ है, ठीक है ना, एक इसके ऊपर बैठा है, हम सिर्फ एक ही बना रहे हैं, अपने आइडेंटिटी 2 बना देते हैं, ठीक है, यस। तो ये 2 मॉथ है, ठीक है, ये दोनों मॉथ बैठे हैं। अब यहाँ पर देखो, ये वैरायटी कौन सी है, ग्रे वैरायटी। कौन सी वैरायटी है ये, ग्रे वैरायटी। और ये वैरायटी कौन सी है, दिस वन इज द ब्लैक, इसको कर दो ब्लैक, हो गया ब्लैक। अब यहाँ पर कौन है, एक तो मॉथ इसके ऊपर रेस्ट करते ही है, इसके ऊपर ट्रंक के ऊपर। अब यहाँ पर विजिट करने कौन आती है, यहाँ पर स्पेशली इंसेक्टिवोरस बर्ड्स आपने देखी होंगी, इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। ये इंसेक्टिवोरस बर्ड्स जब विजिट करने आएंगी तो उनको ये वाले इंसेक्ट्स, ये तो क्या हो गए, दिस वन कैमोफ्लेज, क्या हो चुके हैं, ये कैमोफ्लेज हो गए हैं। इन्होंने अपने कलर को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। बिल्कुल आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बर्ड दूर से आएंगी, वो बिल्कुल वैसे ही सेम कलर का नजर आ रहा है जैसे ट्रंक है। तो कैमोफ्लेज होने की वजह से ये इजीली विजिबल नहीं होंगे, और जब ये इजीली विजिबल नहीं होंगे तो ये इंसेक्टिवोरस बर्ड्स जो है क्या करेंगी, इसको तो नहीं देख पाएंगी, लेकिन दीज मॉथ, ब्लैक कलर मॉथ,
was easily identified by these birds. ठीक है ना, उस समय ये आराम से आइडेंटिफाई हो गए थे किससे, इस इंसेक्टिवोरस बर्ड से। जब ये आइडेंटिफाई हो गए तो ऑब्वियसली इनका पॉपुलेशन क्या होता गया, धीरे धीरे जैसे एडवांसमेंट होता गया इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती गई। ठीक है ना, और इनकी पॉपुलेशन क्योंकि कैमोफ्लेज हो रहा था, इनकी पॉपुलेशन क्या होती गई, इंक्रीज। अब अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट द बेनिफिशियल वेरिएशन वाज ग्रे एट दैट टाइम। 1850s के टाइम में बेनिफिशियल वेरिएशन कौन सी थी, ग्रे। नेचर ने किसको सिलेक्ट करा, ग्रे को। एक बात याद रखना कि कोई भी वेरिएशन जो है इजीली ऑमिट आउट नहीं होता, खत्म नहीं होता। कहां से, नेचर से। वेरिएशन हमेशा एग्जिस्ट, कोई भी जीन्स है वो कभी भी खत्म नहीं होंगी। तो जीन्स तो एग्जिस्ट आज भी कर रही है, ठीक है ना, आज भी आपको ब्लैक कलर मिल रहा है, आज भी आपको ग्रे कलर मिल रहा है, बट एट दैट टाइम ग्रे कलर वाज 95%, क्योंकि these are not identified by the insectivorous birds। लेकिन ब्लैक मॉथ की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 5%। They are easily identified by the birds। अब सिर्फ बेनिफिशियल वेरिएशन की वजह से एक मॉथ का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज, और दूसरे मॉथ का नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो आपको ये देखना है कि एनवायरनमेंट ने किसको सेलेक्ट करा। अगर हम बात करते हैं डार्विन और वेलेस की, तो एनवायरनमेंट किसको सेलेक्ट करती है, एनवायरनमेंट सेलेक्ट करती है किसको, ग्रे वैरायटी को। ओके, नाउ कम टू द पॉसिबिलिटी 2। अब आप पॉसिबिलिटी 2 के अंदर देखिए, एक तरफ है ग्रे मॉथ, दूसरी तरफ है ब्लैक मॉथ। पूरा ट्रंक बिना लाइसेंस की वजह से क्या हो चुका है, ब्लैक कलर का। अब जब ग्रे वैरायटी मॉथ यहाँ पर आके बैठे, ठीक है ना, ये आके बैठ गए यहाँ पर, ये वही वाले मॉथ है जो वहां पर बैठे थे, उन्हीं के जो हैं आगे आने वाली प्रोजेनीज हैं ये आ गई ग्रे कलर की। और दूसरा वाला कौन सा था, दैट इज ऑफ ब्लैक कलर। ठीक है ना, तो जब ट्रंक भी क्या है, ब्लैक कलर का है, और ट्रंक के साथ साथ में जो है मॉथ भी जो है वो भी क्या है, ब्लैक कलर का। सो दे आर नॉट आइडेंटिफाइड बाय, किसके थ्रू आइडेंटिफाइड नहीं हो पाए, बर्ड्स के थ्रू। नॉट आइडेंटिफाइड बाय इंसेक्टिवोरस, बेटा मार्कर दे देना एक, इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। क्या हुआ, अब एनवायरमेंट चेंज, बेनिफिशियल वेरिएशन चेंज। अब बेनिफिशियल वेरिएशन कौन सा हो गया, ब्लैक वाला, और ग्रे वाला क्या हो गया, कम, क्योंकि बर्ड्स इनको आइडेंटिफाई कर रही है, दे आर इजीली आइडेंटिफाइड बाय द बर्ड्स। तो इनको आइडेंटिफाइड कर लिया गया किसके थ्रू, बर्ड्स के थ्रू। तो इसकी पॉपुलेशन तो क्या हो गई, डिक्रीज। अब आप देखिए रेशियो बिल्कुल रिवर्स, ग्रे रह गई 5% और आपकी ब्लैक रह गई कितनी, 95%। एनवायरमेंट चेंज और वेरिएशन भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी बन रही है, किसकी, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन की। अगर इन दोनों एग्जांपल्स को मैं देखती हूं कि ये एग्जांपल्स जो है किस तरह से वर्कआउट करेंगे, ठीक है ना, अगर हम जो है टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे देखते हैं इन दोनों एग्जांपल्स को, तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो आप इसको मैं बीच में थोड़ा सा रब करके बताऊंगी आपको, ठीक है ना। ये वाला हम क्या कर रहे हैं, अब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है कितने टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होता है, दैट इज डायरेक्शनल, स्टेबलाइजेशन एंड डिसरप्टिव। ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। हाउ, हम इसको प्रूव करते हैं। तो आप देखिए 1850s के टाइम किसकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, ग्रे की पॉपुलेशन ज्यादा थी। किसकी पॉपुलेशन कम थी, ब्लैक की पॉपुलेशन कम थी। कैसा ग्राफ बनेगा, ये बन गया आपका बेल शेप ग्राफ। अब सिनारियो चेंज हो चुका है, इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं, कोल एज ए कार्बन सोर्स यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब आपका ब्लैक जो है उसका नंबर काउंट क्या हो गया, इंक्रीज, और जो ग्रे था उसका नंबर काउंट क्या हो गया है, डिक्रीज। सिनारियो चेंज, एनवायरमेंट चेंज, वेरिएशन चेंज। तो जो डार्विन ने कहा, वेलेस ने कहा कि भाई बेनिफिशियल वेरिएशन है उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, और जो क्या कहते हैं हार्मफुल वेरिएशन है उसको डिस्कार्ड करा जाएगा। यहाँ पर भी यही हो रहा है। इस समय हार्मफुल वेरिएशन कौन है, ग्रे, क्योंकि ग्रे इज इजीली आइडेंटिफाइड बाय द बर्ड्स। नाउ व्हाट हैपेंस,
अगर आप अब इस ग्राफ को बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। अब ये ग्राफ कब का है? 1920s का। तो ये जो शिफ्टिंग हुई है, ये क्या हो रहा है? एक डायरेक्शन के अंदर शिफ्टिंग हो रही है। इसी को आप क्या कहोगे? डायरेक्शनल टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। व्हाट इज दिस? दिस इज डायरेक्शनल टाइप नेचुरल सिलेक्शन। सो आपका फर्स्ट एग्जांपल होता है क्लियर, दैट इज द इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, जो कि पेपर्ड मॉथ पे था, और उसके अंदर आपको दो पॉसिबिलिटीज दिखाई गई थी। एक 1850s की दिखाई गई थी, दूसरी 1920 बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय जो है ग्रे वैरायटी सबसे ज्यादा पीक पर थी, और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रे वैरायटी क्या हो गई? डिक्रीज। नेचर ने किसको सिलेक्ट करा 1920s में? ब्लैक को। और नेचर ने किसको सिलेक्ट करा था 1850s में? ग्रे को। तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है सिंगल डायरेक्शन के अंदर, एक ही डायरेक्शन के अंदर, ग्राफ जो है यहाँ पर, सपोज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। और ये आपका टाइम पीरियड आ गया, और टाइप ऑफ मॉथ आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ एक डायरेक्शन के साइड में शिफ्ट हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्शनल सिलेक्शन। ओके बेटा, क्लियर? हेलो, good morning to all of you. Now second example of natural selection, that is sickle cell anemia. Sickle cell anemia basically a genetic disorder. What? That is genetic disorder. ये कैसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर से आरबीसी कौन सी शेप के होते हैं? बाइकॉन्केव डिस्क लाइक। ये आपका आरबीसी है, 7 माइक्रोन की इसकी साइज है। ये 7 माइक्रोन आरबीसी अगर सिकल शेप हो जाता है, सिकल यानी कि हाशिए की शेप का हो जाएगा, जिससे घास काटते हैं, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? दिस इज द नॉर्मल आरबीसी, और ये आओ बन गया कौन सा वाला आरबीसी? दैट इज सिकल शेप। अब आप देखिए, ये जो सिकल शेप आरबीसी है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको आपने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब ये नेचुरल सिलेक्शन को कैसे अफेक्ट करता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। नॉर्मली 3 जीनोटाइप्स पाए जाते हैं, किसके? दैट इज सिकल सेल एनीमिया के। कितने जीनोटाइप्स हैं टोटल? 3 जीनोटाइप्स। ओके, सो 3 जीनोटाइप्स हैं। फर्स्ट जीनोटाइप कौन सा है आपका? दैट इज हीमोग्लोबिन विद normal RBC shaped hemoglobin is found in this genotype having one allele, not one allele, both the allele of the genes are of normal RBC shape, normal RBC shape। और यही नेचर के अंदर है। हम में, आप में, सब में कौन सा वाला जीनोटाइप पाया जा रहा है? दैट इज HbA टाइप जीनोटाइप। ओके, सेकेंड जीनोटाइप देखिए आप। सेकेंड जीनोटाइप, इसके अंदर हीमोग्लोबिन की एक एलीली तो नॉर्मल होगी, प्लस हीमोग्लोबिन का जो दूसरा एलीली है वो कैसा होगा? सिकल शेप। ओके, तो इसके अंदर जो इस तरह के जो जीनोटाइप्स होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मॉडरेट होती है, ठीक है। इसमें तो बहुत अच्छी है, दैट इज द गुड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। बट इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस, दिस इज व्हाट? हेट्रोजाइगस कंडीशन, दोनों डिफरेंट एलीली है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब इस हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर कुछ आरबीसीज जो हैं वो मॉडरेटली फंक्शन कर पाएंगे, और उनके अंदर थोड़ी बहुत जो है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ये कुछ ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत कैपेसिटी इनके अंदर है कि ये सर्वाइव कर जाए नेचर में, यानी कि सर्वाइबिलिटी इज पॉसिबल इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस। ओके, सो दिस वन इज व्हाट? होमोजाइगस। ऊपर वाला जो जीनोटाइप है वो किसका एग्जांपल है? होमोजाइगस का। तो ये तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसके अंदर आरबीसी हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, दिस इज लाइक इन आर केस। अब तीसरा केस देखिए आप, अगर ये दोनों एलीली आरबीसी की कौन सी शेप की हो जाएंगी? सिकल शेप की। इस कंडीशन के अंदर, दिस कंडीशन इज व्हाट? होमोजाइगस कंडीशन, दोनों सेम है। तो अगर होमोजाइगस कंडीशन की हो गई तो दोनों ही एलीली कैसी करेगी? सिकल शेप। अब सिकल शेप के अंदर, केस के अंदर क्या होगा? यहाँ पर
प्लाज्मोडियम को रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, और प्लाज्मोडियम छोड़ो, आप इसको ऑक्सीजन को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं कर पाएगा। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके ही नहीं जा रहा है तो हमारी जो क्या कहते हैं बॉडी के अंदर जो है लाइफ दैट इज विद ऑक्सीजन, तो आपका लाइफ लाइन ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के जो है जीनोटाइप्स नेचर के अंदर सरवाइव नहीं करते हैं, इसलिए इन जीनोटाइप्स को हम क्या कहते हैं, लीथल। सो दीज आर व्हाट, लीथल जीनोटाइप, जो क्या कर देंगे, दैट इज कंप्लीट डेथ ऑफ दीज इंडिविजुअल्स, नॉट सर्वाइव। तो अगर आप नॉर्मल कंडीशन के अंदर देखेंगे तो आपको 3 जीनोटाइप्स मिलेंगे, जिसमें नेचर के अंदर अबंडेंट अमाउंट के अंदर कौन सा होगा, नॉर्मल जीनोटाइप, और कुछ अमाउंट के अंदर हेटेरोजाइगस टाइप भी जो है वो क्या कर रही है, सरवाइव कर रही है। ये तो हुई नॉर्मल कंडीशन। ओके, अगर यही सेम नॉर्मल जीनोटाइप किसी मलेरियन प्रोन एरिया के अंदर जाते हैं, फॉर एग्जांपल अफ्रीका, ठीक है, ये तीनों नॉर्मल जीनोटाइप्स हैं, और ये तीनों नॉर्मल जीनोटाइप्स कहां पर आ गए हैं हम, दैट इज मलेरियन प्रोन एरिया, ठीक है। तो हम लेंगे, अब हम एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, चेंज, एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, अब आप कहां शिफ्ट हो गए, दैट इज मलेरियन प्रोन एरिया। इस कंडीशन के अंदर जहां पर एनवायरनमेंट में प्लाज्मोडियम जो है अबेंडेंट अमाउंट के अंदर है, बहुत सारे प्लाज्मोडियम जो है वो हैं। अब वो प्लाज्मोडियम कहां जाएगा, वो प्लाज्मोडियम कहां जाएगा, दैट इज इन आरबीसी, और आरबीसी में जाके अपनी लाइफ साइकिल को क्या करेगा, कंप्लीट, ओके, क्योंकि आपको मालूम होगा मलेरिया डिजीज किससे वजह से होती है, दैट इज प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो अब ये प्रोटोजोआ आराम से अपनी रेस्टिंग कंडीशन को कहां कर रहा है, पूरा कंप्लीट आरबीसी के अंदर। सपोज करो यही तीनों जीनोटाइप कौन से एनवायरनमेंट में आ गए हैं आपके, दैट इज इन अफ्रीकन रीजन, वहां पर आ गए हो, क्योंकि वहां का एरिया जो है मलेरियन प्रोन एरिया होता है। अब 3 जीनोटाइप हैं आपके पास, दिस वन इज अ नॉर्मल टाइप, एंड दिस वन हेटेरोजाइगस, ओके, एंड द थर्ड वन विच इज द लीथल। ये तो सर्वाइव ही नहीं करेंगे, इनकी तो डेथ हो जाएगी, तो इनके बारे में कंसिडर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब इस कंडीशन के अंदर जिन पेशेंट के पास में नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीनोटाइप होगा उनको क्या हो जाएगा, मलेरिया। जब उनको मलेरिया होगा तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन में से उनका नंबर क्या हो गया, डिक्रीज, सो देयर पॉपुलेशन डिक्रीज, ओके। एक तो ये केस हो गया, तो इसकी पॉपुलेशन आपको मिनिमम मिलेगी, और हो सकता है कि वो मलेरिया के रूप बाद में धीरे 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 आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, आप मान लो उसमें कम से कम 60 साल 100 साल बाद में आपको ये जीनोटाइप नेचर के अंदर नजर ना आए। यस, लेकिन आप ये वाला जीनोटाइप देखिए जो कैसी कंडीशन है, हेटेरोजाइगस। अब इस हेटेरोजाइगस के अंदर सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स रहेंगे, इनके जो वुमेन्स होंगी उनकी फर्टिलिटी रेट क्या होगी, हाई। जब इनकी फर्टिलिटी रेट हाई होगी तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स आपको क्या मिलेंगे, पॉपुलेशन के अंदर। तो सबसे जो एबंडेंट पॉपुलेशन आपको इन तीनों जीनोटाइप्स में से मिलेगी वो किसकी मिलेगी, हेटेरोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस नॉर्मल को भी क्या कर दिया जाएगा, दैट इज दे आर आल्सो फिनिश फ्रॉम पर्टिकुलर एरिया, एंड दिस वाज द लीथल वन। तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, होमोजाइगस जो है ये वैसे ही खत्म हो चुकी है ड्यू टू लिथेसिटी। ओके, अब आप इन दोनों को देखिए, नेचर किसको सेलेक्ट करेगा, नेचर सेलेक्ट कर रहा है हेटेरोजाइगस कंडीशन को, और एलिमिनेट कर रहा है किसको, दैट इज होमोजाइगस नॉर्मल कंडीशन को। सिचुएशन चेंज हो गई। अगर यही सिचुएशन जब नॉर्मल उसमें हमने देखा था तो मोस्ट अबंडेंट आपको कौन से मिले थे, ये वाले होमोजाइगस कंडीशन वाले, लेकिन मलेरिया प्रोन एरिया के अंदर आते ही ये वाली कंडीशन जो है ये क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। डिक्लाइन होते होते ये क्या हो गई है, एलिमिनेट हो गई है, ठीक है ना। और इनकी पॉपुलेशन क्या हुई, इंक्रीज हुई, और ये क्या करेंगे, राइज करेंगे। क्यों, क्योंकि नेचर ने इसको सेलेक्ट करा है, ये एक बेनिफिशियल वेरिएशन है।
दिस वन इज द हार्मफुल, दिस वन इज हार्मफुल। तो हार्मफुल वेरिएशन नेचर कभी सिलेक्ट नहीं करती, हार्मफुल वेरिएशन का हमेशा क्या होता है, एलिमिनेशन। लेकिन ये जो है राइज कर रही है क्योंकि नेचर क्या कर रहा है, इसको सेलेक्ट कर रहा है। अगर इस कंडीशन के अंदर आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, सपोज करो आप ये ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप ग्राफ बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ग्राफ का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये जो ग्राफ है यहाँ पर तो हम लेंगे दैट इज फिनोटाइप, जो भी है आपके जीनोटाइप्स जो हैं अपने लिए हैं किसके, हीमोग्लोबिन के, दिस वन आर द जीनोटाइप। और यहाँ पर हम ले लेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अब आप देखिए फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या हुआ था, फर्स्ट कंडीशन के अंदर सबसे ज्यादा जीनोटाइप कौन से थे, दैट इज HbA, HbA। नेचर ने इनको क्या करा था, सेलेक्ट करा था, ठीक है ना। बाकी दोनों कंडीशंस जो होंगी वो एक तो लीथल था, जो सर्वाइव भी नहीं करेगा, लीथल के लिए हम बनाएंगे नहीं, हम बहुत ही कम बनाएंगे, दैट इज HbS और HbS। और मॉडरेट अमाउंट के अंदर कौन सा था, HbS, HbA। यानी कि सबसे ज्यादा जीनोटाइप अगर सरवाइव कर रहा है तो वो कौन सा वाला जीनोटाइप सरवाइव कर रहा है, दैट इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन। ये कौन सी कंडीशन है, जब एनवायरनमेंट क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। जैसे इस समय अगर हम अपनी कंडीशन की बात करते हैं तो इस टाइम एनवायरनमेंट जब नॉर्मल है तब नेचर ने किसको सिलेक्ट करा, इसको। धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन भी एलिमिनेट हो गई और लिथेसिटी की वजह से ये पूरा ही एलिमिनेट हो गया। अब आप देखिए सिनेरियो चेंज, अब कौन सा एरिया आ गया है, मलेरियल प्रोन एरिया। अब मलेरियल प्रोन एरिया के अंदर अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं नेचुरल सिलेक्शन वाले का, तो आप देखिए दीज आर व्हाट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और ये क्या हो जाएगा, जीनोटाइप। तो नेचर के अंदर आपको ये जीनोटाइप तो मिलेगा ही, आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड ये जीनोटाइप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल वन है, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मलेरिया एरिया के अंदर। तो ये क्या कर दिया, नेचर ने इनको एलिमिनेट कर दिया। सबसे ज्यादा जो शूट अप होगी जिसकी पॉपुलेशन, वो कौन सा होगा, जिसका हीमोग्लोबिन कैसा था, हेट्रोजाइगस। इसकी पॉपुलेशन क्या हो गई, शूट अप। अब तीसरा चौथा वो दैट इज द सिकल शेप, वो वैसे ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो नेचर क्या कर रहा है, नेचर सिर्फ एक को ही सेलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आपको इस तरह का ग्राफ नजर आएगा। ये क्या शो करता है, नंबर 1 लिविंग एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नंबर 2 एग्जाम्पल ऑफ बैलेंसिंग सिलेक्शन। किसका सिलेक्शन है ये, बैलेंसिंग सिलेक्शन, जो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट, ठीक है ना। एक ही स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन का जो सिलेक्शन है, आप इसको स्टेबल सिलेक्शन भी कह सकते हो, बैलेंसिंग सिलेक्शन भी कह सकते हो, दैट इज बैलेंसिंग सिलेक्शन और स्टेबल सिलेक्शन। इसलिए इनका जब भी आप ग्राफ देखते हैं तो इनका ग्राफ आपको बीच में मिड के अंदर जो है नजर आएगा। तो देखिए जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ, एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ ही नेचर जो है वो अपने आप वर्क करना शुरू कर देता है और वो अच्छे जीन्स को सेलेक्ट करता है, बेनिफिशियल को सेलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। जीन्स पहले से ही प्रेजेंट थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दे आर सेलेक्टेड बाय द नेचर। तो बेनिफिशियल वेरिएशन जो मलेरियल प्रोन एरिया के अंदर होगा, दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ये लिविंग एग्जाम्पल भी है नेचुरल सिलेक्शन का, ये बैलेंसिंग एग्जाम्पल भी है किसका, नेचुरल सिलेक्शन का। ओके, नाउ मूव टू द थर्ड एग्जाम्पल। Third example of natural selection, that is use of weedicide and herbicide. Okay,
अब आप देखिए, नेचर के अंदर जब भी हम अपनी क्रॉप को ग्रो करते हैं तो क्रॉप की ग्रोथ के साथ साथ में कुछ वीड्स जो हैं वो भी क्या कर लेते हैं, ग्रोथ। हम वाया जब हम फर्टिलाइजर्स का भी यूज करते हैं तो हम इस तरह से एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे वीड्स का भी, वीडिसाइड्स का भी और हर्बिसाइड्स को भी क्या करते हैं, यूज में करते हैं। वीडिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का मेन फंक्शन ये है कि धीरे धीरे जो है इन पर्टिकुलर जो एक्स्ट्रा प्लांट्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन को क्या करना, डिक्रीज करना। अब जब आप कंटिन्यूएशन में किसी का यूज करते हो तो धीरे धीरे वो वैरायटी क्या होती जाती है, उस पर्टिकुलर जो भी आपने इंसेक्टिसाइड यूज करा है उसके रेजिस्टेंट होती जाएगी। अब ये जो है एक्टिविटी जो है डायरेक्टली अपने आप उसकी जीन्स जो है डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर आते ही अपने आप को क्या करेंगी, जैसे ही प्रोबेबिलिटी चेंज हुई, अब एनवायरनमेंट में आपने क्या डाल दिया है, केमिकल, और पर्टिकुलर सपोज करो आपने केमिकल यूज करा कोई भी 2,4-D वगैरह को, बहुत सारे वीडिसाइड्स भी आते हैं, 2,4-D तो एग्जांपल है ऑक्सिन का। आपने ये क्रॉप ग्रो करा, इस क्रॉप की ग्रोथ के साथ में थोड़े थोड़े क्या आगे वीड्स भी जो है वो ग्रो होने लगे। आपने वीडिसाइड्स का इंट्रोडक्शन इसमें करा, वीडिसाइड्स 1 साल करा, 1 ईयर, सेकेंड ईयर आपने फिर वापस इसको यूज करा, थर्ड ईयर अब वो वीडिसाइड्स वो वीड्स जो है वो बचेंगे या सरवाइव कर पाएंगे जिनके अंदर रेजिस्टेंट पावर थी। हो सकता है इनका नंबर पहले बहुत ज्यादा हो, सेकेंड ईयर आते आते इनका नंबर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ और आपको लगा कि यस आपका केमिकल तो बहुत ही पावरफुल है और उसने वीड्स की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया। थर्ड ईयर आप वापस वही सेम वीडिसाइड यूज करेंगे। अब इन वीडिसाइड जो वीड्स होंगे इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं होगी, इनकी पॉपुलेशन और ज्यादा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, पहले क्या हुआ था, इंक्रीज थी, आपने यूज करा वीडिसाइड, डिक्रीज हुई, फर्दर आपने क्या करा, उसी को यूज करते रहे वीडिसाइड्स को। अब उसकी पॉपुलेशन आपको 1-2 साल ऐसा लग सकता है या 1 सीजन ऐसा लग सकता है क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाता है प्रोसेस। नेचुरल सिलेक्शन जो है, आप ये मत सोचिए कि इसके लिए आपको क्या कहते हैं 10 साल या 20 साल या उससे ज्यादा जो है 100 ईयर्स या 200 ईयर्स लगेंगे जैसे कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के अंदर हुआ था, ऐसा केस नहीं है। आप जो है जब भी अपना यूज करते हो कोई भी केमिकल्स, तो नेचर में रहने वाले इंसेक्ट्स, नेचर में रहने वाले बैक्टीरिया विद इन मंथ और विद इन ईयर क्या हो सकते हैं, रेजिस्टेंट हो सकते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन एक स्मॉल टाइम पीरियड के अंदर भी इजीली क्या हो सकता है, इवॉल्व हो सकता है। उसी का एग्जांपल है यूज ऑफ वीडिसाइड्स एंड हर्बिसाइड। तो इस क्रॉप के अंदर जो हमने वीडिसाइड यूज करा था उस समय इसने फंक्शन करा और उसका नंबर क्या हो गया, डिक्रीज। अभी जो डिक्रीज नंबर वाले थे इनके पास में वो रेजिस्टेंट जीन थी जो इस वीडिसाइड के अगेंस्ट में थी, आपने वही सेम वीडिसाइड यूज करा। अब इस वीड्स के पास में तो रेजिस्टेंट जीन क्या हो गई, एक्टिव हो गई, और एक्टिव होने के बाद वापस उसी समय से क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। जब उन्होंने ये सेम कल्चर करना शुरू कर दिया, इनका पॉपुलेशन तो और फर्दर इंक्रीज हो गया। आपका वीडिसाइड का इफेक्ट तो क्या हो गया, नील। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गए हैं, नेचुरली सेलेक्ट। नेचर ने इस पॉपुलेशन को, जो कौन सी पॉपुलेशन थी, वीड्स को, जिसके पास में रेजिस्टेंट जीन थी, क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब आपका वीडिसाइड जो है इसके सामने क्या हो जाएगा, फेल। तो एक चीज इसके थ्रू ये क्लियर होती है कि नेचुरल सिलेक्शन स्मॉल टाइम पीरियड में भी हो सकता है। नेचुरल सिलेक्शन में took place in a small period of time। तो कभी भी एक लंबे पीरियड की आपको हमेशा जरूरत हो ऐसा नहीं। अब नेचुरल सिलेक्शन के अंदर आपने क्या देखा कि जितना ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी जो है कॉलोनी को बनाएगा या अपने और ज्यादा जो है क्या कहते हैं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, नेचर उसको सिलेक्ट करेगी। तो हाई रिप्रोडक्शन रेट होना एसेंशियल है किसके लिए, नेचुरली सिलेक्टेड स्पीशीज के लिए। तो हाई रिप्रोडक्शन रेट इज नेसेसरी फॉर नेचुरल सिलेक्शन। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सामने आ रही है वो ये है कि नेचर कभी भी सिलेक्शन का प्रोसेस कर सकता है। ये एक प्रोसेस क्या है, रैंडम प्रोसेस। आप इसको ये नहीं मान सकते कि अब ये हुआ है तो डिटर्मिनेशन है कि ये होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। तो नेचुरल सिलेक्शन इज अ रैंडम प्रोसेस। ओके, अगर कोई प्रोसेस रैंडम है और आप उसका
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और हमेशा रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आए या अकॉर्डिंग टू आपके आए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। इसलिए इवोल्यूशन को एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहा गया है। इट इज अ रैंडम प्रोसेस एज वेल एज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस। ओके, तो इवोल्यूशन कभी भी डिटरमिन जो है नहीं कर रहा, तो दैट इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिज्म। ओके, ये याद रखना, ये नीट का ही क्वेश्चन है, नॉट अ प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिज्म। क्लियर? तो नेचुरल सिलेक्शन के आपने जितने भी एग्जांपल देखे, चाहे उसमें डायरेक्शनल सिलेक्शन हो, चाहे उसमें स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो, सबके अंदर एक ही चीज जो है वो क्लियर हो रही है कि ये प्रोसेस जो है नेचुरल सिलेक्शन का रैंडमली चलता है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की स्पीशीज का, किस तरह की जीन्स का नेचर सिलेक्ट करेगी, और वो किसका सिलेक्शन करती है, हमेशा बेनिफिशियल वेरिएशंस का ही सिलेक्शन करती है। ओके, दूसरा, ये स्मॉल टाइम पीरियड के अंदर भी इजीली क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। तीसरा, हाई रिप्रोडक्शन रेट होना, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर नेचर किसी स्पीशीज को सेलेक्ट कर रही है। अब ये सिलेक्शन हाई रिप्रोडक्शन रेट भी हो सकता है, और पॉसिबिलिटी जो है वो म्यूटेशन के थ्रू भी आ सकती है, और कंटिन्यूस जो है क्या कहते हैं, वेरिएशंस के थ्रू, कंटिन्यूस वेरिएशन यानी कि वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो इवोल्यूशन इज अ रैंडम प्रोसेस, नॉट अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस। ओके, तो नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल्स होते हैं कंप्लीट। अब हम लेंगे नेक्स्ट एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन।